अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्कल फेडरलिज्म एंड द 18th अमेंडमेंट। ये हमारे करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम इस टॉपिक में ओवरऑल जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब हम किसी भी अगर चीज़ को डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को टच करेंगे। उसके अलावा हर टर्म को हम बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि फ़िस्कल फेडरलिज़म क्या होता है, प्रोविंशियल रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, डिवॉल्व सब्जेक्ट्स क्या होता है, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेन किसको कहते हैं। तो आपके लिए टॉपिक पूरा समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझ लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से ईज़िली शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स भी यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये स्लाइड में मतलब ये जो इशू आ रहा है साइड पे, इसकी वजह से ना मे बी किसी बच्चे को मसला हो सकता है। मतलब ये जिस उसमें डाली गई है। तो अच्छा, आप देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फेडरलिज़म क्या होता है, 18th अमेंडमेंट क्या थी, डिवॉल्व सब्जेक्ट कौन से थे, इसमें ओवरऑल हमने सारी जितनी भी डिस्कशन है उसको बुलेट पॉइंट में लिख दिया है। तो जब आप इस टॉपिक को पूरा समझ जाएंगे तो फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एक तो स्लाइड्स आपके लिए अटैच होंगी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो नोट्स है अपने पास रख लें। अगर आप खुद इनको अपने हाथों से लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैं पेन ऑन कर लूँ। अच्छा देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म से मुराद फेडरेशन, मतलब जो हमारा सेंटर है। तो फिस्कल फेडरलिज्म से मुराद हमारा फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान पैसों को, टैक्सेस को, रिसोर्सेज को और ख़र्च करने की ज़िम्मेदारियों को तकसीम करना है। कि मतलब हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी रिसोर्सेज हम फेडरेशन और प्रोविंसेस को कैसे डिवाइड करेंगे, कितना पैसा फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा, प्रोविंसेस को कितना मिलेगा, उनके टैक्सेस कैसे होंगे, कौन से टैक्सेस कौन सा इदारा लेगा, इस ये जो जितना भी मैटर होते हैं चीज़ों को तकसीम करने के, इसको हम फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि हम जो अपनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो टैक्सेस हैं, या फिर खर्च करने की ज़िम्मेदारियां हैं, उनको हम कैसे तकसीम करते हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान में। ठीक है। एंड द 18th अमेंडमेंट। अब ये 18th अमेंडमेंट क्या है, हम इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2010 से पहले क्या होता था कि जो हमारा सेंटर था, मतलब जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो ज़्यादा पावर थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। उसके बाद हमारे पास एक कंकरेंट लिस्ट थी। उसका मतलब ये था कि ज़्यादा पावर तो फेडरल के पास थी, कम प्रोविंसेस के पास थी। जो हेल्थ, एजुकेशन है और इकोनॉमी, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो फेडरल के पास थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कि हम अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो हम उसमें हर चीज़ को ऐड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस वक्त शायद हमें याद नहीं रहती है, शायद मतलब उस वक्त की वो नहीं होती, लेकिन उसके बाद जब टाइम गुजर जाता है तो उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट बना लेते हैं। अब कंकरेंट लिस्ट में ये होता है कि मतलब जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें फेडरल और प्रोविंस दोनों का इख्तियार था। ठीक है, ये हम 18th अमेंडमेंट से पहले बात करें। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि फेडरल के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, प्रोविंसेस के पास कम पावर थी, कम ऑटोनॉमी थी। उसके अलावा क्या हुआ, जो कंकरेंट लिस्ट थी, मतलब कि जो फेडरल लिस्ट और जो प्रोविंसेस लिस्ट के अलावा जितनी भी सब्जेक्ट्स बच जाते थे, उसमें भी इन्होंने प्रोविंसेस के बजाय फेडरल को भी इख्तियार दे दिया। फिर इस पे बहुत लोगों ने डिबेट की, मतलब बहुत एक वो इशू चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 18th अमेंडमेंट आ गई। 18 अमेंडमेंट में क्या हुई, उन्होंने क्या किया, जो सेंटर था, जो फेडरल था, उससे ज़्यादा मतलब चीज़ें जो उनसी थी वो उठाकर प्रोविंसेस को प्रोवाइड कर दी गई, और जो कंकरेंट लिस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। अच्छा, ये मैं आपको ना सिर्फ थोड़ा सा
टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता रही हूँ, आगे इसमें बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन होगी। हम बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, उसको करंट के साथ सिचुएशन के साथ लिंक करेंगे, एनालिसिस करेंगे इसमें क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी। लेकिन अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ ताकि आपको नो हाउ हो कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारी स्लाइड में था फिस्कल फेडरलिज्म, आपने पढ़ लिया। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि जो हमारा फेडरलिज्म है, मतलब जो हमारा फेडरेशन है उसके साथ उसको और हमारे जो प्रोविंसेस हैं उसमें चीज़ों को डिवाइड करना, फेडरेशन और प्रोविंसेस में डिवाइड करना। उसके बाद हमने पढ़ा 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ, उससे उससे पहले 5 में क्या होता था, और अभी जब 18th अमेंडमेंट हो गई थी 2010 में, तो उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर है नेविगेटिंग प्रोविंशियल रिसोर्स एलोकेशन एंड डिवॉल्व सब्जेक्ट अंडर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेन। इसका क्या मतलब है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है प्रोविंशियल रिसोर्स एलोकेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस को फेडरल रेवेन्यू में से कितना हिस्सा मिलता है और वो किस फॉर्मूले के मुताबिक दिया जाता है। मतलब कि 18th अमेंडमेंट ने कहा कि हम जो प्रोविंसेस हैं उनको टैक्सेस में से भी कुछ हिस्सा देंगे, उनकी पॉपुलेशन वाइज, उनकी जो कंडीशन है हेल्थ एजुकेशन को देखकर, उनके एरिया को देखकर हम उनको टैक्सेस, हम उनको चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब प्रोवाइड करने का तो उन्होंने बोल दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात होगी, अमेंड कर दिया गया कि हम प्रोविंसेस को चीज़ें देंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। लेकिन अब वो फेडरल करेगा ना, जो फेडरल रेवेन्यू है वहाँ से करेगा, तो उसमें कितना हिस्सा मिलेगा और ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा जिसके मुताबिक प्रोविंसेस को चीज़ें दी जाएंगी, उसको हम कहते हैं प्रोविंस रिसोर्स एलोकेशन। देन हमारे पास है डिवॉल्व सब्जेक्ट एंड। अच्छा, डिवॉल्व सब्जेक्ट, अब हम इतनी सी चीज़ को समझते हैं कि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट क्या है। डिवॉल्व सब्जेक्ट में वो डिपार्टमेंट्स और पॉलिसी एरियाज़ हैं जो 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि 18th अमेंडमेंट में ये हुआ था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे बहुत सी चीज़ें उठा के प्रोविंसेस को दे दी गई थी। जो फेडरल की जो पावर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था ताकि जो प्रोविंसेस हैं उनके पास भी पावर हो और वो भी थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो फिर उनको ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई, जो एजुकेशन था या जो हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट था वो उठाकर उसकी जिम्मेदारियां प्रोविंसेस को दे दी गई। अब हमने पढ़ा कि नेविगेटिंग प्रोविंशियल रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि प्रोविंस को फेडरल रेवेन्यू में से रिसोर्स कैसे देंगे, उनका फॉर्मूला क्या होगा। और डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में हमारे वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये लोकल गवर्नमेंट है जो हमने प्रोविंसेस को प्रोवाइड की। देन हमारे पास आ जाता है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेन। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेन का मतलब ये है कि चलें ये सब कुछ तो कर दिया, लेकिन तमाम सिस्टम ऐसे वक्त में ऑपरेट कर रहा है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्ज़ों का या जो कम टैक्स कलेक्शन है, बजट डेफिसिट है, डेवलपमेंट फंड्स की कमी जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो हमने जितना भी ये सब कुछ पढ़ा उसमें हमें ये समझ आया। अच्छा ये देखिए कि यहाँ पर हमें कोर थीसिस उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। कोर थीसिस, द 18th अमेंडमेंट एक्सपेंडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बट फिस्कल फेडरलिज्म स्टिल फेसेस अ रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप अंडर द डेप्थ वीक रेवेन्यू एफर्ट एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा हम ये देखते हैं। अच्छा, हमने पीछे देख लिया कि फिस्कल फेडरलिज्म में क्या हुआ, 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, प्रोविंसेस को बहुत सी चीज़ें मिल गई। लेकिन हमने ये भी देखा कि उस वक्त में मिली जब पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेन में, मतलब कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़राब है, पाकिस्तान को कर्ज़ों का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान के पास कम टैक्स है, उसके बाद बजट डेफिसिट है, बजट हमारा जो है वो बहुत कम है। उसके अलावा हमारे जो मुल्क है उसमें डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसका जो कोर आर्गूमेंट है वो हमें क्या समझ आया कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है, लेकिन प्रोविंसेस के पास अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी अभी तक कमज़ोर है। मतलब इसको हम कह सकते हैं रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं इसको मार्क करती हूँ। कहाँ पर मैंने पढ़ा था ये, ठीक है, ये वर्ड देखिए,
रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोविंसेस के पास काम और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं मगर अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं। मतलब कि उनको आपने इंडिपेंडेंट तो कर दिया है, ठीक है, आपने उनको सब कुछ दे दिया है, लेकिन उनके पास काम अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने एजुकेशन पे भी काम करना है, उन्होंने हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव करना है, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पर भी वर्क करना है, लेकिन उनके पास क्या है, पैसे कम है। मतलब कि आप जो उनको हिस्सा दे रहे हो बजट में से वो बहुत कम है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हमने डिटेल से बहुत ज़्यादा डिस्कस करके इस पूरे चीज़ को समझ लिया। ये जो शुरू के 10 मिनट होते हैं जिसमें मैं आपको हमेशा फर्स्ट स्लाइड समझाती हूँ, ये इतनी डिटेल से इसलिए समझाती हूँ कि जो मेन हमारा टॉपिक है वो आपको समझ आ जाए कि हम इस टॉपिक में एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें क्या हुआ था, अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा देखें, हमने पढ़ा कि जो 18th अमेंडमेंट है वो 2010 में हुई, ठीक है, लेकिन अब तो 2026 है और आपने जब पेपर देना है तब 2027, मतलब आपने 2027 की अटेम्प्ट देनी है। तो अब तो आपका वैसे ही करंट अफेयर इतना बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर 18th अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है? मतलब एक सवाल पैदा होता है ना कि यार इतनी पुरानी चीज़ है, उसको अभी हम थोड़ा बहुत हम उसका ओवरव्यू ले लें, लेकिन हम उस पे हम इतना बड़ा लेक्चर सुन रहे हैं, उस पे हम इतनी मतलब डिटेल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा करंट अफेयर तो अभी भी इतना बड़ा है। अभी भी ये जो जैसे जैसे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, आपकी करंट अफेयर का सिलेबस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेन बात ये है कि इसमें ये जो टॉपिक है ये आपके करंट अफेयर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फिस्कल फेडरलिज्म सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल या थ्योरेटिकल इशू नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, डायरेक्टली इस चीज़ से रिलेट कर रही है। इससे पहले की सिचुएशन और थी, इसके बाद की सिचुएशन और है, और अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है उसका इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बार बार आर्टिकल्स इस पे लिखे जाते हैं, डॉन के अगर आप आर्टिकल्स पढ़े हैं, एडिटोरियल पढ़े हैं, आप ओपिनियन पढ़े हैं, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तो आप बार बार देखते हैं कि प्रोविंसेस की क्या सिचुएशन है, कौन सा प्रोविंस कैसा है। हम देखिए पाकिस्तान में सिंध भी प्रोविंस है और पंजाब भी प्रोविंस है, क्या हम सिंध और पंजाब को कंपेयर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। जो मुश्किलात सिंध के लोग सामना करें वो हम नहीं कर सकते पंजाब वाले, हम उसको किसी सूरत में रिलेट नहीं कर सकते। सिंध का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारा कैसा है, सिंध के लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और पंजाब के लोगों को क्या दी जा रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिबेट कब से चल रही है, जब 26 और 27 अमेंडमेंट हुई थी तब ये डिबेट हुई थी। तो इसलिए ये टॉपिक आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर हमने लिखा है devolution without fiscal strength create an implementation gap। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम इसको समझते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देना काफ़ी नहीं होता। आपने प्रोविंसेस को कह दिया कि ये लो भाई, एजुकेशन भी ले लो, हेल्थ भी ले लो, ये भी तुम ले लो, पहले तुम्हारे पास पावर कम थी, अब हमने तुम्हें ज़्यादा पावर दे दी है। प्रोविंसेस को अगर एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे डिपार्टमेंट्स दे दिए जाएं, लेकिन उन डिपार्टमेंट को इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास स्किल्ड ऑफिसर्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रैक्टिकल रिजल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो दे दिया, आपने अमेंड कर दिया, आपने लिख दिया कि आप इस पे भी काम कर सकते हो, इस पे भी काम कर सकते हो, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन गैप है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा डेवोल्यूशन या डिवॉल्ट पावर। 18 अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था? एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, इन्वायरमेंट, एक सेकेंड, एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, इन्वायरमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कई पब्लिक सर्विसेज प्रोविंस को ज़्यादा दे दी गई। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होना चाहिए था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है लोकल पॉपुलेशन की ज़रूरियात को फेडरल गवर्नमेंट से बेहतर तरीके से समझे, उस पर पॉलिसीज़ बनाए। मिसाल के तौर पर जो सिंध और बलूचिस्तान की एजुकेशनल नीड्स हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए प्रोविंशियल कंट्रोल लोकल कंडीशन के मुताबिक डिसीजन मेकिंग को
इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर आपने अच्छा एक सेकेंड, हमने ये तो डिस्कस कर लिया। देन हम देखते हैं फिजिकल डिपेंडेंस क्या होता है। मेजर रेवेन्यू सोर्सेज रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड फेडरली वाइल प्रोविंसेस रिलाई हेविली ऑन विजिबल पूल ट्रांसफर्स। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो मेजर टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, फेडरल एक्साइज, ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और प्रोविंसेस अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो लार्जली कहाँ से लेते हैं? एनएफसी अवार्ड से। अब एनएफसी अवार्ड क्या है? अभी आगे इसकी डिबेट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ना देख लेते हैं। एनएफसी अवार्ड ये होता है कि मतलब एक अवार्ड होता है आफ्टर 5 ईयर्स। उसमें क्या होता है कि प्रोविंसेस को ना मतलब वो दिया जाता है, बताया जा रहा है कि इस प्रोविंसेस को हम इतने पैसे अलॉट करेंगे, इसको हम इतनी चीज़ें देंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। क्या किया जाता है कि डिफरेंट प्रोविंसेस को डिफरेंट मतलब पैसे उनके अंदर तकसीम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट के लिए तो फ़ायदा है कि वो जो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ हैं इनके ज़रिए क्या करता है कि अपने जो गवर्नमेंट है उसमें टैक्स कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो प्रोविंसेस हैं वो क्या करते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब वो टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर एनएफसी अवार्ड होगा, फिर वो बताएगा प्रोविंसेस को इतना मिलेगा, उसके बाद प्रोविंसेस को वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए तो मतलब आपने उसको दे तो दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ आपने उनको कोई पैसा वगैरह तो नहीं प्रोवाइड किया ना, जिससे वो अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपने जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। तो प्रोविंसेस फिर एनएफसी अवार्ड पे रिलाई करता है, यानी कि प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन उनकी जो इनकम का बड़ा हिस्सा है वो फेडरेशन से आता है, तो वो फेडरेशन पे क्या करते हैं? रिलाई करते हैं। उसके बाद है जी मैक्रो प्रेशर, डेब्ट सर्विसिंग, उसके बाद वीक टैक्स बेसिस एंड लो डेवलपमेंट एब्जॉर्प्शन रिड्यूस फिजिकल स्पेस फॉर सर्विस डिलीवरी। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर से मुराद है कि नेशनल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जब गवर्नमेंट को हैवी डेब्ट सर्विसेज करनी हो, टैक्स कलेक्शन कम हो और डेवलपमेंट फंड्स प्रॉपरली यूज़ ना हो रहे हो, तो फिर जो एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड और वेलफेयर के लिए फिजिकल स्पेस कम हो जाती है। मतलब कि जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्जे देने पड़ेंगे या जो उसकी टैक्स कलेक्शन है जिस पर वो रिलाई करता है वो कम होगी, तो फिर क्या होगा? एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड और वेलफेयर को जो पैसे मिलने हैं, जो उनको फिजिकल स्पेस मिलनी है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन ही ऐसी होगी कि वो ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये जितनी भी हमने डिबेट की है, तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि प्रोविंसेस को एम्पावर्ड भी रहना चाहिए और मुल्क का जो ओवरऑल बजट और डेब्ट सिचुएशन है वो भी मैनेजेबल रहनी चाहिए। अगर किसी एक चीज़ में भी इशू आएगा तो उससे क्या होगा? सेंटर को तो नुकसान होगा, लेकिन प्रोविंसेस को भी होगा, क्योंकि वो उसी पे ही रिलाई करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम अपना नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। एक सेकेंड। व्हाट इज़ फिस्कल फेडरलिज्म? फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मेरा थोड़ा हाईलाइट करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा है। चलिए एक मिनट। ये मैं पेन ठीक कर लूँ। अच्छा, तो फिस्कल फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टैक्सेशन पावर, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान डिवाइड की जाती है। इस सिस्टम का जो बेसिक मकसद है ये डिसाइड करना है कि कौन सा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन सा पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेगा, और अगर किसी गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो तो उसकी जो फाइनेंशियल गैप है उसको कैसे फिल किया जाएगा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले रेवेन्यू पावर्स, हु कलेक्ट टैक्सेस। कि हमारे गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट है, सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट है, देन प्रोविंस की गवर्नमेंट है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। तो अब जो रेवेन्यू पावर्स हैं वो किसके पास हैं? रेवेन्यू पावर्स क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। रेवेन्यू पावर्स का मतलब है कि टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का लीगल राइट, ठीक है।
कि कौन टैक्स लगा सकता है, कौन उसको कलेक्ट करेगा, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू पावर्स। रेवेन्यू मतलब बेसिकली टैक्स को हम कहते हैं। पाकिस्तान में इनकम टैक्स और कस्टम जैसे मेजर टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। मतलब जो इनकम टैक्स होते हैं, जो मतलब कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग सरकारी इदारों में नौकरी करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी पे के ऊपर से ही टैक्स कट जाता है। उसके बाद कस्टम जैसे जो मेजर टैक्सेस होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जबकि जो प्रोविंसेस सर्विसेज सेल टैक्स, जो प्रोविंस है वो क्या करता है, सर्विसेज सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और कुछ दूसरे प्रोविंशियल जो टैक्स हैं वो कलेक्ट कर सकता है। मतलब जो मेन टैक्सेस थे जिनका डाटा भी मौजूद था, जैसे कि अब जो अब पे हैं वो किस में आती हैं, पे बैंक्स में आ जाती हैं। तो जो जिन टैक्स को लेना आसान है, इजीली है, वो जो है फेडरल के पास है। और जो प्रोविंस है उनके पास क्या है, सर्विसेज सेल टैक्स, जैसे कि शॉप्स होती हैं। अब हमारे आप मतलब आपके एरिया में भी बहुत सी ऐसी शॉप्स होंगी जो बहुत छोटी छोटी होंगी, वहाँ पर कोई टैक्स का सिस्टम, इस तरह का बहुत सिस्टम कुछ भी नहीं बना होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो प्रोविंस की गवर्नमेंट ले सकती है। एग्रीकल्चर इनकम का, कि एक किसान है उसकी ज़मीन पे कितना टैक्स बनता है, या फिर उसने मतलब जो पैसा जमा किया है उसके ऊपर से कितना टैक्स आता है, ये वाले टैक्स जो उनसे हैं ये प्रोविंस लेता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन देखिए इनमें बहुत तो ऐसे होंगे जिनको लेना बहुत मुश्किल होगा, या फिर उनका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन है वो पोटेंशियल के मुकाबले में अभी भी कम है। फेडरल की जो ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोविंस की पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें पता चला कि रेवेन्यू पावर्स में ज़्यादा पावर्स जो हैं, जो मतलब कि इनकम टैक्स है या फिर जो कस्टम के टैक्स हैं वो फेडरल के पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं। और जो छोटे मोटे बाकी टैक्सेस बच जाते हैं, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, तो वो आ जाते हैं जी गवर्नमेंट के पास। तो पोटेंशियल किसके पास ज़्यादा हुई, फेडरल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर ड्यूटीज़। पहले हम समझते हैं कि एक्सपेंडिचर ड्यूटीज़ क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि जो इसकी सर्विसेज हैं वो कौन डिलीवर करता है। एक्सपेंडिचर ड्यूटीज़ का मतलब है कि गवर्नमेंट पैसा किन सर्विसेज पर खर्च करेगी, मतलब किन चीज़ों पर खर्च करेगी। 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर जैसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस के पास है। यानी प्रोविंसेस को स्कूल, हॉस्पिटल, टीचर्स, डॉक्टर्स वेलफेयर प्रोग्राम मैनेज करने हैं। अच्छा, अभी आपको समझ आ गया, इसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या हुआ जी, इस स्टेप में, एक मिनट इसको मैं रेज कर लूँ। यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिए, इन्होंने अपने पास, प्रोविंस ने भी कुछ ना कुछ कलेक्ट कर लिए, फेडरल ने भी कर लिए। तो अब जो फेडरल के पास टैक्सेस थे वो ज़ाहिर बात है, हमने डिस्कस किया, ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू प्रोविंसेस। अब क्या हो गया कि ये टैक्स तो कलेक्ट होगी, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, एक्सपेंडिचर ड्यूटीज़, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें क्या आ गया जी, ये प्रोविंसेस के पास आ गए। प्रोविंसेस के पास क्या आया, स्कूल है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, कोई हॉस्पिटल बनाना है, किसी हॉस्पिटल में कोई काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके अलावा टीचर्स हैं, उनको पे देनी है। उसके बाद डॉक्टर्स हैं, उनकी जो पे है। और जो वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स मतलब कि आप आजकल तो ना ये ऐसी स्कीम्स भी आई हुई हैं कि मतलब वो एक उन्होंने एक अपनी ऐसा कह लें कि गाड़ी या बस सी बनी हुई होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम मरीज़ों के दाँत का मुआयना करेंगे। वो ऐसे सेक्टर्स में और ऐसी कच्ची आबादियों में जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास डॉक्टर के पास जाना इतना आसान नहीं होता। तो अब ये क्या है, ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है। कोई हामला खातून है तो उनके लिए वो अलग एक प्रोग्राम करेंगे और फिर वो उनके एरियाज़ में जाएँगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये जितने भी वेलफेयर के काम हैं, कोई मतलब कोई एनजीओ बनाना या फिर किसी की गरीब की मदद करना, या जो ये रमज़ान में आप कोई स्कीम निकाल देते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। चलें, अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र्स में क्या आता है, हाउ आर गैप्स फिल्ड, कि जो गैप है उसको कैसे फिल किया जाए। कभी किसी गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और इनकम कम होती है, ऐसे गैप को फेडरल ट्रांसफ़र से फिल किया जाता है।
मतलब कि जैसे सिंध है, तो सिंध का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। उनमें हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा कम है। बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब कि जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल जाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूर होता है, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी होती या अवेयरनेस नहीं होती। तो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनकी तालीम पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता। जैसी डेवलपमेंट पंजाब में हो रही है, वैसी हमारे सिंध और बलूचिस्तान में नहीं हो रही, हालाँकि ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। जैसे पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, वैसे ही सिंध और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो भी पाकिस्तान में शामिल हैं, उनका सूबा भी पाकिस्तान में शामिल है, तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रोविंस के पास काम ज़्यादा है, लेकिन जो पैसे हैं वो कम है, उसके पास जो इनकम है वो कम है, तो फिर इस गैप को ऐसे फिल किया जाता है कि फेडरल ट्रांसफर्स के ज़रिए। मतलब कि देखें, प्रोविंसेस को तो टैक्स दे दिए गए, फेडरल को भी बताया कि आपने यहाँ से टैक्स लेना है, प्रोविंसेस को बताया आपने यहाँ से टैक्स लेना है। फेडरल तो ज़्यादा पैसे जमा कर लेता है, जो प्रोविंसेस हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं जमा होता। तो फिर क्या होता है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, उनके बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए वो फिर क्या करते हैं, जो एनएफसी अवार्ड है वो फेडरल डिविजिबल पूल के रेवेन्यू को फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फिर वो क्या करता है, कुछ चीज़ें फेडरल को देता है, कुछ प्रोविंसेस को देता है। डिफरेंट प्रोविंसेस जो जितने हमारे मुल्क में प्रोविंसेस हैं उनके अंदर चीज़ों को तकसीम कर देता है। अच्छा चलिए, अब हमने देखा कि टैक्सेस कलेक्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट भी, हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया। देन हमने पढ़ लिया कि एक्सपेंडिचर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, स्कूल पे लगाना, हॉस्पिटल पे लगाना। देन हमने ट्रांसफ़र में पढ़ा कि अगर गैप ज़्यादा हो, अगर मतलब कि प्रोविंसेस के पास पैसा कम हो, तो फिर वो क्या करेंगे, एनएफसी अवार्ड के थ्रू वो लोग पैसा लेंगे और मतलब कि फेडरल ट्रांसफ़र से जो उनका गैप है उसको फिल किया जाता है। देन हम पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे मुल्क में एजुकेशन के लिए किसी प्रोविंस को पैसे मिल जाते हैं, तो वहाँ पे पहले एक ऑफ़िसर को मिलते हैं। सब ऑफ़िसर एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम एक डिबेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर करप्शन होती है। देन आगे जाते हैं तो वहाँ पे करप्ट बैठे होते हैं। करते, करते, करते जब वो चीज़ जिस चीज़ पे लगनी होती है, वहाँ पर पैसे आने तक 70% पैसा तो करप्शन में ही निकल जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जितने भी सरकारी ओहदेदार हैं वो हमें बताएं कि हमने आवाम को कि इस चीज़ पे हमने ये पैसा लगाया है, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना हमें बजट मिला था, उसका इतना हिस्सा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ताकि एटलीस्ट आवाम को पता तो हो, वो अकाउंटेबल तो हो कि उन्होंने जो उनके पास जो ज़राए थे, उनके पास जो पैसा था, उनको उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया। तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल ये है कि अगर स्कूल, हॉस्पिटल या लोकल सर्विस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, तो सिटीज़न किस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल समझे? पहले तो सब कुछ फेडरल के पास था, तो सिटीज़न क्या कहते थे, फेडरल को रिस्पॉन्सिबल समझते थे। फिर डेवोल्यूशन हुई, डेवोल्यूशन मतलब पावर प्रोविंसेस को भी दे दी गई। तो फिर डेवोल्यूशन के बाद जो रेलिवेंट प्रोविंसेस के इशू होते हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ और अपनी सर्विस डिलीवरी के लिए जवाबदेह होंगे। मतलब कि अब अगर अथॉरिटीज़, अब मतलब कि सिंपल ये कि अब अगर प्रोविंसेस के हाथ में चीज़ें दे दी गई हैं, तो फिर वो उसके जवाबदेह भी होंगे, ठीक है। पहले फेडरल था, क्योंकि फेडरल के पास सब कुछ था, अब प्रोविंसेस को मिल गई है, तो वो अगर पैसे ले रहे हैं, वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम हेल्थ पे इतना इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे इतना करेंगे, उसके अलावा अपने सूबे की डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए हम ये करेंगे, हम रेलवे बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो अकाउंटेबल भी हों, उन्होंने आगे जवाब भी देना है अगर वो ऐसा ना करें अपने सिटीजन्स को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द 18th अमेंडमेंट 2010 में जो हुई थी। अच्छा, 18th अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, पहले हम बिफोर डिस्कस करते हैं, देन हम आफ्टर डिस्कस करेंगे। चलो जी, मेरी लाइन तो अच्छी लग गई अब। चलें जी, अमेंडमेंट से पहले क्या था। पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव कंट्रोल ज़्यादा था, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जो कंकरेंट लिस्ट में थे,
और जिन पर फेडरल और प्रोविंसेस दोनों लॉ बनाते थे। मैंने आपको बताया था ना कि एक कंकरेंट लिस्ट होती थी, उसमें क्या होता था, जो फेडरल होता था वो लॉ बनाता था और प्रोविंस दोनों बनाते थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि फेडरेशन और प्रोविंसेस दोनों लॉ जो बनाते थे ना, प्रैक्टिकल लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी वो ज़्यादा डोमिनेंट रहती थी। इस वजह से प्रोविंसेस के पास इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने की जो स्पेस थी वो लिमिटेड थी। दोनों काम करते थे लेकिन जो ज़्यादा चीज़ थी वो फेडरल के पास थी। फिर क्या हुआ कि 2010 में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। उस शिफ्ट से क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भी पावर मिली, उनको ज़्यादा लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी मिली। ठीक है। 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली। कंकरेंट लिस्ट को रिमूव करने की वजह से कई सोशल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल डोमिनेंस में आ गए। अब प्रोविंस को सिर्फ सुपर अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था तो मेरी वीडियो स्टॉप हो गई। अब मैंने उसको दोबारा कंटिन्यू किया है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने देखा कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली। मतलब कि जो कंकरेंट लिस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन माइलस्टोन इसको कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फ़ैसले थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसने प्रोविंसेस को एम्पावरमेंट दी, उनको स्ट्रेंथ दी, फेडरेशन के स्ट्रक्चर को रीबैलेंस किया। अमेंडमेंट नेशनल असम्बली से अप्रैल 2010 में पास हुई। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे फॉर रीचिंग रिफॉर्म में से एक है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये 2010 में हुई। हम देखें अभी तक 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लेकिन 2000 जो 10 में हुई 18th अमेंडमेंट वो अभी भी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं भी अमेंडमेंट की बात हो रही हो या इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात हो रही हो तो हम कहते हैं 18 अमेंडमेंट को ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या आए। अच्छा, ये आर्टिकल आपको याद ना रही तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हम ना इसको डिस्कस कर लेते हैं कि चेंजेस क्या हुआ। आर्टिकल 144 टू 147 रीऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 144 और 147 में फेडरेशन और प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप से रिलेटेड है। 18 अमेंडमेंट ने इन पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और सिंपल अल्फाज में ये क्लियर बनाया गया है कि किन सब्जेक्ट पर जो फेडरेशन है वो लॉ बना सकती है और किन पर जो प्रोविंसेस हैं उनके पास अथॉरिटी होगी। अब आपको समझ आ गया कि आर्टिकल 142 से 147 ये बताता है कि इतने सब्जेक्ट हैं जिस पे प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी है, इतने हैं जिस पे फेडरेशन की ऑटोनॉमी है। आगे जाके हम इन सब्जेक्ट्स पर भी डिबेट करेंगे, वो भी समझेंगे कौन कौन से किस किस के पास हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया, वेल डन। अब हम चलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ओमिटेड, इसका क्या मतलब है? शिफ्टिंग सेवरल सब्जेक्ट एरियाज टू प्रोविंशियल डोमेन। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट थे जिन पर फेडरल और प्रोविंसेस गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेशन कर सकती थी बिफोर 18th अमेंडमेंट। आफ्टर 18th अमेंडमेंट इसको अबॉलिश करने के बाद कई सब्जेक्ट प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो गए। इसका मकसद क्या था कि डुप्लीकेशन और फेडरल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंक्रीज़ करना। अब हमने कंकरेंट लिस्ट भी समझ ली। अब हम देखते हैं आर्टिकल 162 आर्टिकल 163A। प्रोविंशियल शेयर इन एनी NFC अवार्ड कैन नॉट बी लोअर देन प्रीवियस अवार्ड। इसका मतलब ये है कि अभी जो NFC अवार्ड है उसमें क्या होगा, प्रोविंसेस को पैसा दिया जाएगा। अब इसका जब नेक्स्ट अवार्ड होगा उसमें क्या होगा कि प्रोविंसेस को पिछली अवार्ड से कम पैसा नहीं मिल सकता, उतना मिल सकता है, उससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन फेडरेशन ये नहीं कर सकती कि इस बार हमारे मुल्क की ये कंडीशन है, इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रोविंसेस को NFC अवार्ड के थ्रू कम पैसा दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट अवार्ड होगा या तो आप प्रीवियस अवार्ड जितना पैसा दें या आप उससे ज़्यादा, अगर उनकी नीड ज़्यादा हैं आप उनको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 160
ए में था। अब हमने 3 चीज़ें कर ली, आर्टिकल 142 टू 147 रीऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। देन हमने कंकरेंट लिस्ट किया, आर्टिकल 163 ए में हमने देखा कि एनएफसी अवार्ड में आप क्या कर सकते हो जी, पिछली बार से कम पैसा नहीं दे सकते। अब लोकल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 18 अमेंडमेंट में क्या कहा कि गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले फेडरल, देन प्रोविंसेस एंड देन लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे पास 3 किस्म की गवर्नमेंट होगी। देन हमारे पास आ गया प्रोविंशियल रेवेन्यू। प्रोविंसेस गेन मोर स्पेस टू रेज रेवेन्यू ऑन असाइन सब्जेक्ट्स। अब हम इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस को असाइन सब्जेक्ट पर रेवेन्यू रेज करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम मेजर सेक्टर प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, वो अगर प्रोविंसेस को दी हैं तो वो उनके बारे में बात भी कर सकते हैं, उनके टैक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, उनके इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ये जो है इतनी क्या मिली प्रोविंसेस को, ऑटोनॉमी मिल गई। अब आपको समझ आ गया कि 18th अमेंडमेंट में असल चेंजेस क्या हुई थी। ओके, तो अब हम चलते हैं जी, डिवॉल्व सब्जेक्ट टू प्रोविंसेस। हम कब से ये पढ़े जा रहे हैं, प्रोविंसेस को मिला, प्रोविंसेस को मिला, प्रोविंसेस को ये मिला, प्रोविंसेस को वो मिला। अब हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्रोविंसेस को जो चीज़ें मिली उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में प्रोविंसेस को एजुकेशन मिली, उनको हेल्थ मिला, पॉपुलेशन वेलफेयर पे वो काम कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर पे काम कर सकते हैं, वुमेन डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। देन हमने सोशल सेक्टर देख लिया। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर से जितना पैसा आएगा, जितने टैक्सेस आएंगे, लाइफ स्टॉक और डेयरी से, फिशेस से, इंडस्ट्री से, टूरिज़्म से, इससे जितना भी पैसा आएगा वो सारा किसके पास रहेगा, वो सारा पैसा प्रोविंसेस के पास रहेगा, ठीक है। मतलब अब प्रोविंसेस को इन जगह पर ऑटोनॉमी मिल गई। देन हम देखते हैं गवर्नेंस एंड एडमिन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ये सब जितनी भी चीज़ें थी ये किस में आ गई, ये भी प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स में आ गई। अदर एरियाज़ में क्या है, कल्चर है, स्पोर्ट है, लेबर है, जो मतलब मज़दूर हैं, इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरीज़ हैं, जितने भी म्यूज़ियम बने, जैसे कि अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, टेक्सला है, टेक्सला में म्यूज़ियम है, वहाँ पे मतलब लोग जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री टिकट्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई टिकट पे करना होता है। अगर आप पार्क में जाते हैं तो पार्क में आपको कोई ना कोई टिकट पे करना होता है, कभी आपको एंट्रेंस पे। तो ये गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं, ये सरकारी होते हैं। तो इसमें हम जहाँ जहाँ पे पैसा लेते हैं तो वो सारा किसके पास जाता है, वो सारा पैसा प्रोविंसेस के पास जाता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोविंसेस को मिले। अच्छा, पेपर में आप अक्सर चीज़ें भूल भी जाते हैं, ये बहुत नेचुरल है। कोशिश करिए कि आपका एक आम जो इम्तिहान है और जो एक CSS का इम्तिहान है, इसमें बहुत फ़र्क है। आपका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिनके बहुत बड़े ख्वाब हैं। तो अब आपने मेहनत तो करनी है, चीज़ों को याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाए ना तो आपने बस ये याद रखना है कि सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एरियाज़ में ये एरियाज़ जो थे वो सारे किसके पास थे, प्रोविंसेस के पास। इसको मैं रेस कर लूँ, देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं। NFC अवार्ड की एलोकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, वैसे तो स्लाइड अटैच होगी, लेकिन ना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। NFC अवार्ड सुनते आ रहे हैं इतनी देर से, तकरीबन हमारी 40 मिनट की वीडियो हो गई है, क्योंकि दूसरी वीडियो का तो मुझे टाइम नहीं पता, बीच में से स्टॉप हो गई थी। तो अब हम NFC अवार्ड बोलते हैं। अब हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। NFC स्टैंड फॉर नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। जब मैं NFC सुनती थी ना तो मुझे लगता था पता नहीं ये क्या है। तो लेकिन जब मैंने नेशनल फाइनेंस कमीशन पहली बार सुना था तो मैं कहती, ओह अच्छा, ये तो मैंने सुना हुआ था।
तो मुझे नहीं पता था कि एनएफसी स्टैंड फॉर नेशनल फाइनेंस कमीशन ही होता है। चलिए इसको ना अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक मिनट में अपना पेन ऑन कर लूँ। एनएफसी का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंस कमीशन है। एनएफसी अवार्ड डिसाइड करता है कि जो फेडरली कलेक्टेड विजिबल पूल टैक्सेस हैं उनको फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब कि जैसे हमने कहा कि इनकम टैक्स हैं, कस्टम्स वाले हैं, ये सारे टैक्स जो उनसे हैं वो कौन कलेक्ट करता है, वो प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं। तो फेडरल कलेक्ट करता है। तो एनएफसी अवार्ड में हम देखते हैं कि फेडरल और जो प्रोविंसेस हैं उनको कितनी कितनी चीज़ें अलॉट की जाएंगी, उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है जी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि फेडरेशन और तमाम प्रोविंसेस के कलेक्टिव शेयर की तकसीम। ठीक है। 7th एनएफसी अवार्ड के अरेंजमेंट के मुताबिक डिविजिबल पूल का 57.5% जो है वो हम प्रोविंसेस को देते हैं और 43% हम किसको देखते हैं, 57 प्रोविंसेस को देते हैं, 43 हम किसको देते हैं, फेडरेशन को। एनएफसी अवार्ड में 3 चीज़ें हैं एलोकेशन की, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोविंशियल शेयर्स। ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि जो पहला वर्टिकल है उसमें क्या होता है जी, उसमें 43% जो है वो फेडरल के पास चला जाता है, 57% प्रोविंसेस के पास चला जाता है। ठीक है। हम अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, देखो जी, सबसे पहले पॉपुलेशन इन्होंने बनाया हुआ है, देन इन्होंने पॉवर्टी बनाया हुआ है, देन इन्होंने रेवेन्यू एफर्ट बनाया हुआ है, इन्वर्स डेंसिटी बनाया हुआ है। ये क्या चीज़ है, अब हम जी इसको समझते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, अगर आपको टॉपिक थोड़ा सा भी समझ आ जाए ना, आगे आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप छोड़ दो इस चीज़ को, हम पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्रोविंसेस को कलेक्टिव शेयर, मतलब पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के दरमियान डिवाइड करना है। कि मतलब जितना भी शेयर है वो सूबों के दरमियान डिवाइड करना है। लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर यूज़ होते हैं। पॉपुलेशन को क्या देते हैं, 82%। ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी को 10%, रेवेन्यू को 5%, इन्वर्स डेंसिटी को 3%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू जनरेशन या कलेक्टिव का जो 5% वेट दिया गया वो टैक्स कलेक्शन को दिया गया है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी को 2.7% दिया गया है। मतलब कि जिसकी कम पॉपुलेशन हो मगर बड़े जोग्राफिकल एरिया वाले प्रोविंसेस, खास तौर पर बलूचिस्तान जो है उनको सपोर्ट करता है। कि सिर्फ आपने पॉपुलेशन को नहीं देखना, आपने पॉवर्टी को भी देखना है, आपने रेवेन्यू एफर्ट को भी देखना है, आपने उस रीजन की डेंसिटी को भी देखना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अब आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि प्रोविंसेस के कितने शेयर हैं। ठीक है। अब हमने 2 चीज़ें समझ गई, अब हम देखेंगे प्रोविंसेस के शेयर। पंजाब का शेयर क्या है, 51.74%। MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिंध का 24.55%, ये चेंज भी हो सकता है, अभी तो मैं आपको करंट अफेयर का करवा रही हूँ ना। तो KP का क्या है, 14.62%, बलूचिस्तान का 9.09%। ठीक है। ये परसेंटेज क्या करती है, प्रोविंसेस को 57, अच्छा ये जो 57 है ना, इसमें से प्रोविंसेस को ये मिल रहा है। ठीक है। परसेंट शेयर के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टोटल डिविजिबल पूल है उसकी जो डायरेक्ट है वो ये यहाँ पर हमने लिखी हुई है। ठीक है। आर्टिकल 163A इस अरेंजमेंट को प्रोटेक्शन देता है। फ्यूचर एनएफसी अवार्ड में प्रोविंस का कलेक्टिव शेयर प्रीवियस अवार्ड से कम ना हो। जैसे कि अभी का शेयर ये है, तो नेक्स्ट जो होगा वो इससे कम नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं कम हो सकता, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अब जी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले 57 इसका है और 43 फेडरेशन का है। फिर हॉरिजॉन्टल फार्मूला यूज़ किया जाता है, उसमें पॉपुलेशन को देखते हैं, पॉवर्टी को देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं, इन्वर्स डेंसिटी को देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को देखते हैं। तो पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर पॉवर्टी को देखते हैं, जो हमारा बलूचिस्तान है उसको या सिंध को। फिर उसके बाद रेवेन्यू एफर्ट को देखते हैं, इन्वर्स डेंसिटी को, और उसके बाद ये बनता है। लेकिन ये टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है। लेकिन कम नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ता ही है। ओके जी, अब हम जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रीम्स।
अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, इसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी ज़रूरी है। जब इकोनॉमी प्रेशर में ना हो तो प्रोविंसेस को पावर मिलने के बावजूद फंड्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो अब देखें टैक्स टू जीडीपी रेशो 11.7%। ठीक है, ये क्या होता है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये बताता है कि मुल्क की टोटल इकोनॉमी के मुकाबले में जो गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो रीजनल स्टैंडर्ड के मुकाबले में लो ही रहता है। देखें, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन फाइलर हैं, जिनका पता ही नहीं है, जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेसेस खोले हुए हैं। जो एक जॉब वाला पर्सन है वो तो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, जो आपके बिजली गैस के बिल हैं इनमें तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, उसकी कोई मतलब उसमें आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर आप टैक्स नहीं पे कर सकते। आप मतलब कर तो सकते हैं चाहें तो, लेकिन आप नहीं करते। हर इंसान ये कहता है कि यार मेरे कहीं ना कहीं पैसे ना ही जाएं, जितना हो सके मेरे पास सेविंग रहे, या मैं अपना पैसा अपने ऊपर यूज़ करूँ, टैक्स मुझे ना पे करने पड़े। तो फिर इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो कम हो जाता है। और उसके बाद है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का मतलब होता है कि कर्जा। अब पाकिस्तान ने मोर देन, ठीक है, ये हमने ये इंक्रीज का साइन लगाया हुआ है, मोर देन 76 ट्रिलियन पाकिस्तान ने कर्जा देना है। तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी बनती है उसका आधा हिस्सा तो कर्जे पे चला जाता है। उसके बाद क्या है जी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग आ जाता है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब कि कभी डेवलपमेंट फंड्स एलोकेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं प्रोविंसेस को, लेकिन डिपार्टमेंट प्लानिंग या डिलेज या टेक्निकल इशू या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वीकनेस होती है उसकी वजह से उनको टाइम पर स्पेंड ही नहीं कर सकते। सिर्फ बजट एलोकेट होना तो ज़रूरी नहीं है ना, उसका प्रॉपर और जो इफ़ेक्टिवली यूज़ होना है वो भी उतना ही ज़रूरी है। देन हम देखते हैं जी की चैलेंजेस। एक तो ना की चैलेंजेस में आ जाता है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। रेवेन्यू इज़ कॉन्सेंट्रेटेड फेडरली वाइल मैनी सर्विसेज डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिट विद प्रोविंसेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि जब रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर एक गवर्नमेंट लेवल के पास ज़्यादा हो और स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के पास ज़्यादा हो। पाकिस्तान में मेजर जो रेवेन्यू है वो फेडरेशन कलेक्ट करती है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ और सर्विस डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोविंसेस के पास हैं। इस वजह से क्या होता है कि प्रोविंसेस फेडरल ट्रांसफ़र पर डिपेंड करती है, जैसे कि एनएफसी अवार्ड। उसके बाद आ जाता है जी लिमिटेड प्रोविंशियल रेवेन्यू पावर्स। हमने ये भी पढ़ा कि उसमें वीक टैक्स है, अनइवन इन्फोर्समेंट है, हैवी रिलायंस ऑन ट्रांसफ़र है। तो इसमें क्या आता है कि प्रोविंसेस के पास कुछ टैक्स पावर्स मौजूद हैं, लेकिन उनका टैक्स बेस सिस्टम क्या है, वीक है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, प्रॉपर्टी, रिटेल और सर्विसेज जैसे सेक्टर से पोटेंशियल के मुताबिक जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट नहीं होता। इन्फोर्समेंट भी प्रोविंसेस के दरमियान अनईक्वल है। अब इतने ज़्यादा इशू हैं, इस वजह से प्रोविंसेस अपने टैक्स को बढ़ाने के बजाय क्या करती है, एनएफसी अवार्ड पर रिलाई करती है। देन हमारे पास आ जाता है प्रोविंशियल बजट सरप्लस। मैक्रो इकनॉमिक जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर क्या है जी कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस का बजट सरप्लस मेंटेन करना। अच्छा देखें, इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रोविंसेस अपने तमाम अवेलेबल फंड इमीडिएटली स्पेंड ना करें, ताकि जो नेशनल फिजिकल डेफिसिट है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे। फेडरेशन के लिए ये मैक्रो स्टेबिलिटी में हेल्पफुल है कि प्रोविंसेस के नज़दीक इससे डेवलपमेंट स्पेंडिंग और पब्लिक प्रोजेक्ट उनसे हैं वो हो सकते हैं। मतलब अगर प्रोविंसेस है उसको क्या मिल रहे हैं, उसको जो टैक्सेस है वो मिल रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है कि उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा। उसमें करप्शन भी हो सकती है, करप्शन के अलावा भी मतलब कि बहुत से इशू हो सकते हैं। उनकी जो गवर्नेंस है उनकी फेलियर हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर वो उनके पास टैक्स आ भी जाते हैं तो वो सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सकते, और देन वो क्या करते हैं, मतलब कि वो उस पे एनएफसी अवार्ड पे रिलाई करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है राइजिंग डेप्ट एंड फिजिकल प्रेशर। डेप्ट का मतलब क्या होता है, कर्जा। तो हमारे मुल्क में जितना भी ज़्यादा होता है पैसा, हमारी इकॉनमी का जो तकरीबन ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो हमारे जो कर्ज़े हैं उसको उतारने में निकल जाता है। नेशनल डेप्ट जो होती है, मतलब नेशनल डेप्ट का मतलब होता है हमारे मुल्क का जो कर्ज़ा होता है
और इंटरेस्ट पेमेंट में ज़्यादा जो उनसे हैं पैसे चले जाते हैं, और जो स्कूल, हॉस्पिटल्स और रोड्स और वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर लगाने के लिए कम हिस्सा बचता है, क्योंकि जो बड़ा हिस्सा होता है वो डेब्ट सर्विसेज में चला जाता है। देन है जी लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। हमने पहले भी कहा कि टैक्स जो उनसे हैं वो लोग कम पे करते हैं, और जो जीडीपी रेशो है वो ज़्यादा, मतलब टैक्स टू जीडीपी रेशो का मतलब ये है कि मतलब जो टैक्सेस हैं वो लोग कम पे करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जीडीपी है वो भी कम हो जाता है। इतने ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो नॉन फाइलर होते हैं या जो पे नहीं करते, या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम की फेलियर होती है, तो उसमें से क्या होता है कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाती है। देन आ जाता है जी वीक प्लानिंग। और इसमें क्या है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं करंट डिबेट क्या हो रही है, मतलब कि जो प्रोविंस हैं वो क्या कहते हैं, जो फेडरल है वो क्या कहता है। देखें, प्रोविंसेस का और फेडरल का पहला आर्गूमेंट हम पढ़ते हैं। प्रोविंसेस कहते हैं कि ग्रेटर शेयर इन रेवेन्यू ट्रांसफ़र। ठीक है, इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि प्रोविंसेस का पहला आर्गूमेंट ये है कि उन्हें फेडरल रेवेन्यू में ग्रेटर शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि अब एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हैं वो किसके पास है, प्रोविंसेस के पास है। फिर वो कहते हैं कि मोर इंडिपेंडेंट रेवेन्यू पावर्स के दूसरा आर्गूमेंट ये है कि इंडिपेंडेंट रेवेन्यू पावर्स, प्रोविंसेस चाहते हैं कि वो सिर्फ फेडरल ट्रांसफ़र पर डिपेंड ना हो, अपने सब्जेक्ट पर इफ़ेक्टिवली वो जो टैक्स हैं वो राइज़ कर सकें। उनका जो अपने टैक्स है, मतलब किसी वो एनएफसी अवार्ड पे रिलाई ना करे, बल्कि उनके जो अपने सेक्टर है वहाँ से टैक्स अच्छे जनरेट हो। तीसरा पॉइंट उनका क्या है जी, प्रोटेक्शन ऑफ डिवॉल्व सब्जेक्ट एंड एटोनमी। इसमें वो ये कहते हैं कि प्रोविंसेस को कंसर्न होता है इकोनॉमिक प्रेशर के नाम पर फेडरेशन ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में दोबारा कंट्रोल ना इस्टेब्लिश कर ले। मतलब वो ये ना कहे कि हमारे मुल्क की इकॉनमी ख़राब है, ये मसला है, ये मसला है, तो ये जो हमने प्रोविंस को चीज़ें दी हैं एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, तो हम ये उससे वापस ले लें। देन आता है कैपेसिटी सपोर्ट विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोविंस ये कहते हैं कि फेडरेशन टेक्निकल, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करे, ठीक है, लेकिन इस बोर्ड को प्रोविंशियल पावर्स वापस लेना का ज़रिया ना बनाया जाए। मतलब वो कहती है कि हमें फेडरेशन हमें सपोर्ट करे, बेशक हमें कोई इंस्टीट्यूशन बना दे, कुछ भी करे, फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे, लेकिन ये ना हो कि वो इसके बदले क्या करे, हमसे जो पावर्स हैं वो वापस ले ले। अब फेडरल गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है कि नीड फॉर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड डेप्थ मैनेजमेंट। फेडरल ये कहता है कि अगर हर प्रोविंस अपनी स्पेंडिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद ही इंडिपेंडेंटली बढ़ाता रहे और ओवरऑल नेशनल टारगेट को कंसीडर ना करे, तो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब मुल्क में कर्जे में जाना, मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब होना, ये पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। देन दूसरे पॉइंट में वो कहता है मैक्रो स्टेबिलिटी रिक्वायर्स प्रोविंशियल सरप्लसेस। फेडरेशन ये भी कहता है कि प्रोविंशियल बजट सरप्लस नेशनल फिस्कल टारगेट अचीव करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। देन वो कहता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मस्ट एक्सपेंडेड बियॉन्ड फेडरल टैक्सेस। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का बर्डन सिर्फ फेडरल टैक्सेस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोविंसेस को एग्रीकल्चरल इनकम, प्रॉपर्टी, सर्विस जैसे एरियाज़ से अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाना चाहिए। मतलब प्रोविंस ये ना देखे कि जो मतलब एनएफसी अवार्ड में पैसा मिलेगा या फिर फेडरल उनकी मदद करेगा, बल्कि जो इदारे तुमको दिए हैं तुम उनको सही तरीके से चलाओ, उनके ज़रिए जो अपना पैसा है वो बनाओ, अपने टैक्स जो हैं उनको जनरेट करो। और फेडरेशन के मुताबिक बैलेंस, अच्छा ये क्या है जी, नेशनल कोहेजन डिपेंड्स ऑन बैलेंस रिफॉर्म, ठीक है, ये वही हो गया। तो फेडरेशन के मुताबिक बैलेंस ट्रांसफ़र नेशनल कोहेजन के लिए ज़रूरी है। ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें प्रोविंसेस और जो डेवलप प्रोविंसेस हैं, मतलब कि लेस डेवलप प्रोविंसेस हैं, दोनों की जो नीड्स हैं वो फेयरली एड्रेस हो। कि ऐसा सिस्टम ना हो कि जिसमें जो डेवलप प्रोविंस है उसको तो पैसा मिल जाए, लेकिन जो अंडर डेवलप है, जिसमें डेवलपमेंट कम हुई हुई है, उस प्रोविंसेस को पैसा ना मिले। तो जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है वे फॉरवर्ड, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें वो कहता है कि स्ट्रेंथ
प्रोविंशियल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में, मतलब कि एग्रीकल्चर जो इनकम है या प्रॉपर्टी टैक्स इनकम है उसको मजबूत किया जाए। मेक द एनएफसी अवार्ड टाइमली एंड एविडेंस बेस्ड, के एनएफसी अवार्ड को टाइमली किया जाए, एक ही टाइम रखा जाए जब उसको अनाउंस किया जाए। जैसे अब हमारे मुल्क में सीएसएस के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए एक फ़िक्स टाइम है, फेब में वो होंगे, उनके एमपीटी है वो नवंबर में होगा। लेकिन जो चीज़ें प्रोविंसेस के पास हैं वो तो सही से, जैसे पीएमएस है, हम कहते हैं पीएमएस आ रहा है, पीएमएस आ रहा है, आने वाला है, आने वाला है, फिर वो एकदम से आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जैसे हमारा ये सीएसएस है, इसका हमें पता होता है कि इसमें हर साल होना ही होना है, इसमें कोई गैप नहीं होगा। इसी तरह से क्या करेंगे, जो हमारा एनएफसी अवार्ड है उसकी भी एक फ़िक्स डेट हो, हमें पता हो कि वो इस टाइम होगा, एक फ़िक्स फार्मूला हो, उसी के थ्रू सब कुछ किया जाए। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जिन लोगों को आप पैसा दे रहे हो तो आप देखो भी कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो अकाउंटेबल हों, कोई इसमें करप्शन वगैरह ना हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि फेडरल भी कोऑपरेट करे। डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब तो मतलब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, तो अब आप क्या करें कि ई फाइलिंग की तरफ जाएं, ऑनलाइन सब कुछ लेकर आएँ, आपको पता चले, आपके पास जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद हों, जो टैक्स पेयर्स हैं वो जाएं बैंक में किसी जगह जाके वो टैक्स जमा करवाएं, तो ताकि जो हमारे इंस्टीट्यूट में करप्शन है वो कम से कम हो। बिल्ड प्रोविंशियल कैपेसिटी, मतलब कि जो बेटर प्लानिंग है वो हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, हर चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा, यहाँ पर ना ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको ना थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि ये टॉपिक ही ड्राई है। ये 26 और 27 अमेंडमेंट ये भी मैंने पहले पढ़ाया था, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया था वो टॉपिक पढ़ा के, जैसा मुझे फ़ॉरेन पॉलिसी पढ़ा कर, इंडो पैसिफिक पढ़ा कर या पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप पढ़ा कर ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहानी की तरह लग रहा होता है, जैसे कि कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन है, उसमें आप हिस्ट्री के साथ लिंक करते हो, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो चाहे डॉन का आर्टिकल हो वो भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये आपके करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए समझना भी ज़रूरी है। अच्छा देखिए, अब हमने जो जो पढ़ा था वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। फ़िस्कल फेडरलिज़म क्या होता है अब मैं आपको बताती जाऊँगी, आपने अपने थोड़ा सा दिमाग पे ना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है। ठीक है, तो देखिए, हमने पढ़ा फ़िस्कल फेडरलिज़म क्या होता है। ठीक है, 18th अमेंडमेंट कब आई, उसमें क्या शिफ्ट हुआ, हमने ये भी पढ़ लिया। दैन हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से आर्टिकल में क्या चेंजेस हुई, उसमें अब हमने देखा प्रोविंसेस को कौन से सब्जेक्ट्स मिल गए। दैन उसके बाद हमने देखा कि एनएफसी अवार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई चीज़ों की, मतलब पंजाब को कितना मिला, सिंध को कितना मिला। ठीक है, दैन हमने देखा मैक्रो इकनॉमिक स्ट्रेन एंड की चैलेंजेस। ठीक है, ये इसमें एक एक चीज़ जो है वो हमने डिटेल से डिस्कस की है। करंट डिबेट 2026 में जो हुई है वो भी हमने देखी है। उसके बाद इसमें वे फॉरवर्ड क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस की हैं। तो ये सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें, अदरवाइज़ जैसे आपको ईजी लगे। एक सेकेंड।